अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो बहुत जरूरी है कि आप अपने टैक्सेस को अच्छे से समझें, क्योंकि जो भी आप इनकम कमाते हैं उसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं और फाइनली टैक्स कैसे पे करते हैं, ये सारा जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले कि आप अपनी इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, आप किसी भी उम्र में अगर आपके पास एक पैन कार्ड है, इनकम रिसीव कर सकते हैं। ये इनकम आपकी सैलरी की एडिशन में भी हो सकती है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउज यू टू फ्रीलांस व्हाइल बीइंग अ सैलरीड एम्प्लॉई। लेकिन मूनलाइटिंग के चलते अगर आपकी कंपनी में कोई ऐसा रूल है जहां आप अपनी जॉब के साथ कोई फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं कर सकते, तो प्लीज उसको रिकॉग्नाइज करिएगा और मत करिएगा। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, देन यू कैन एक्ट लाइक अ डिजिटल मार्केटियर, वीडियो एडिटर, कंटेंट राइटर या कोई भी और फ्रीलांसिंग जॉब जिससे आप एक स्टाइपेंड या एक प्रोफेशनल फीस कमा सकते हैं। अगर आपका साल का इनकम 20 लाख रुपए से कम है, तब आपको जीएसटी मैंडेटरी नहीं अप्लाई करना पड़ता। अगर आपका साल का इनकम, ये सिर्फ फ्रीलांस इनकम है, अपनी सैलरी इंक्लूड नहीं करना है। अगर आपका साल का इनकम 20 लाख रुपए से ज्यादा है, फ्रीलांस इनकम, तो आपको जीएसटी मैंडेटरीली अप्लाई करना पड़ेगा। एंड दिस इज द रूल ऑफ द कंट्री। तो आप जब कभी भी किसी क्लाइंट को बिल करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे लिए काम कर रहे हैं और आप एक कंटेंट राइटर हैं और आप मुझे बिल करते हैं, अगर आपका 20 लाख से ऊपर बिलिंग है टोटल, नॉट जस्ट विद अंकुर वारिको बट एनीबॉडी, देन आप फर्ज करिए 10,000 रुपए बिल कर रहे हैं, तो 10,000 रुपए प्लस 18% जीएसटी इंक्लूड करेंगे एंड दैट विल बी योर बिलिंग। उसमें से सिर्फ 10,000 रुपए आपकी इनकम है, 18% जीएसटी है जो आपको सरकार को देने होंगे। सो 10,000 इज व्हाट योर इनकम विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज। इस इनकम को रिकॉग्नाइज करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है एक्रूअल मेथड, एक होता है कैश बेस्ड मेथड। एक्रूअल मेथड क्या होता है? फर्ज करिए कि आपने इस महीने में नवंबर 2022 को मेरे लिए काम किया 10,000 रुपए के लिए। आपने मुझे इनवॉइस भेजा 10,000 रुपए का एंड मैंने वो आपको पैसा नवंबर में नहीं दिसंबर में जाके दिया। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 कि आप अक्रूवल बेसिस पे इसको रिकॉग्नाइज करें, मतलब मैंने नवंबर में इनवॉइस भेजा था, नवंबर में काम किया था, तो मैं इस इनकम को नवंबर में रिकॉग्नाइज करूंगा एंड दैट विल देन बी ट्रू फॉर एवरी अदर थिंग एज वेल, क्योंकि आप सिर्फ एक ही मेथड अप्लाई कर सकते हैं फॉर योर एंटायर अकाउंटिंग। लेकिन आप ये भी बोल सकते हैं, यार मेरे पास अभी तो कैश आया नहीं है, कैश तो दिसंबर में आएगा, तो मैं तभी रिकॉग्नाइज करूंगा जब कैश आएगा एंड दैट इज कॉल्ड द कैश बेस्ड रिकॉग्निशन, जहां आप दिसंबर में इस इनकम को रिकॉग्नाइज करेंगे क्योंकि दिसंबर में ही आपके पास वो कैश आया था। द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट आर द फॉलोइंग। अगर आप अक्रूवल मेथड में अप्लाई करते हैं तो यूजुअली आपके पास कैश तो आया नहीं होता है, लेकिन आप अपने एक्सपेंसेस जो भी होंगे, फर्ज करिए इस 10,000 रुपए के काम करने के लिए आपका खर्चा 2,000 रुपए था, क्योंकि आपको कुछ खरीदना पड़ा या कुछ और किसी को आउटसोर्स करना पड़ा काम, वट एवर द केसेस, तो आप उस 2,000 रुपए को भी उसी महीने रिकॉग्नाइज करेंगे, उस 10,000 रुपए को भी इनकम उसी महीने रिकॉग्नाइज करेंगे। 2,000 रुपए तो आपके उसी महीने चले गए होंगे, लेकिन 10,000 रुपए अगले महीने मिलेंगे। दैट इज अ प्रो एंड कॉन। अगर आप कैश बेस्ड मेथड अप्लाई करते हैं तो आपका इनकम तो 10,000 रुपए दिसंबर में रिकॉग्नाइज होगा, लेकिन आपका एक्सपेंस नवंबर में ही रिकॉग्नाइज हो गया होगा, क्योंकि आपने नवंबर में वो एक्सपेंस किया था ऑफ से 2,000 रुपीज। सो एक्रूअल मेथड इज जब मैं क्लाइंट को बताऊंगा इनवॉइस है एंड मेरे एक्सपेंसेस हैं तब होगा। कैश बेस्ड मेथड इज जिस दिन मेरे पास कैश आ रहा होगा या जा रहा होगा, वो मेथड है। दैट इज हाउ यू लुक एट इनकम। सेकेंड, लेट्स लुक एट कॉस्ट। एज अ फ्रीलांसर आप कौन कौन से कॉस्ट एज योर एक्सपेंस बुक कर सकते हैं? तो सरकार बहुत सारे अलाउंसेस देती है। वो बोलती है कि आपको अपने काम के लिए सॉफ्टवेयर खरीदने हैं, वो एक्सपेंस हो सकता है। हार्डवेयर खरीदने हैं, डेस्कटॉप हो गया, स्पीकर्स हो गए, लैपटॉप हो गया, कुछ भी और हो गया, तो वो आप एक्सपेंस कर सकते हैं। आप अपना ट्रैवल एक्सपेंस कर सकते हैं। आप अपने सारे खर्चे रिलेटेड टू ऑफिस, चाहे वो रेंट हो गया या आपने ये बुक शेल्फ खरीद लिया है या आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है ऑफ हार्डवेयर, फर्नीचर वगैरह, वो कर सकते हैं। आप डेप्रिसिएशन अकाउंट कर सकते हैं। जब भी आप कोई एसेट खरीदते हैं तो वो एज पर लॉ डेप्रिशिएट होता है, मतलब उसकी वैल्यू धीरे धीरे घटती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपए का एक लैपटॉप लिया है और आप एक 5 साल की डेप्रिसिएशन एज्यूम करते हैं, तो हर साल 20% उसका, मतलब 20,000 रुपए आप अपना एक्सपेंस कर सकते हैं। And that is the way for you to recognize another expense. Of course, लोगों का खर्चा, चाहे आपके पास कोई डायरेक्टली लोग काम कर रहे हैं या इनडायरेक्टली आप उनसे फ्रीलांस करवा रहे हैं, तो उनका खर्चा भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अपने फोन का बिल रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ऑफिस को चलाने का जो बिजली का खर्चा होता है, पानी का खर्चा होता है, आपके फूड बिल्स हो गए उसके अराउंड, वो सब कर सकते हैं। सो एनीथिंग दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस टू मेक योर वर्क हैपन, वो सारा आपका एक बिजनेस एक्सपेंस हो जाता है एंड उसके चलते आपकी इनकम से ये सारे कॉस्ट डिडक्ट होते हैं। इन कॉस्ट को डिडक्ट करके आपको मिलता है एक नेट प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट पे सरकार आपको टैक्स करती है, लाइक एनी अदर टैक्स। लेकिन
द बिग थिंग इज यू आर स्टिल अ फ्रीलांसर। तो आप कैसे टैक्स पे करेंगे? तो इनकम माइनस कॉस्ट लेके आपको मिलता है आपका फ्रीलांसर प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को आप अपने नॉर्मल टैक्सेबल इनकम जो है, विच कुड बी थ्रू योर सैलरी, अगर नहीं है तो इट विल बी नथिंग, उसको जोड़ के आप नॉर्मली अपने जो टैक्सेस बेयर करते हैं या पे करते हैं वैसे ही करेंगे। उसमें जो सारे आपको एग्जेम्पशंस मिलते हैं, जैसे सेक्शन 80 में सबसे बड़े एग्जेम्पशंस होते हैं कि आपका पीएफ का एग्जेम्पशन हो गया, आपका हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम की तरफ एक्सेप्शन हो गया, एजुकेशन लोन की तरफ एक्सेप्शन हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ एग्जेम्पशंस। तो वो सारे एग्जेम्पशंस आप अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आप जो न्यू टैक्स रिजीम है जिसमें आप एग्जेम्पशंस अप्लाई नहीं करते हैं लेकिन लोअर इंटरेस्ट रेट देते हैं, वो सब भी कर सकते हैं। मैंने इनकम टैक्सेस पे एक अलग से वीडियो बनाया है विच यू कैन वॉच टू गेट ऑल ऑफ दोज डिटेल्स। तो आप नॉर्मली जैसे इनकम टैक्स पे करते हैं वैसे ही करेंगे, बट नाउ on your salary plus your freelancing income, which will not be your income but your income minus expense, जो actual freelancing profit होगा। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो सरकार ने एक बहुत पावरफुल स्कीम निकाली है। स्कीम नहीं है, इट्स अ सेक्शन ऑफ लॉ, टैक्स लॉज, which I believe should apply to most of you, and that section is section 44 ADA। वो बेसिकली ये बोलता है कि अगर आपके पूरे साल में आपका प्रोफेशनल या फ्रीलांस इनकम 50 लाख से कम है, तो बिना सरकार को कोई भी प्रूफ दिए हुए, कोई भी आपको अकाउंटिंग नहीं रखनी है, कहीं भी आपको कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना है, कोई सीए नहीं चाहिए ये रिकॉर्ड्स या रिजल्ट्स ऑडिट करने के लिए, आप अज्यूम कर सकते हैं कि 50% ऑफ दैट इज योर कॉस्ट। तो जो बाकी का 50% मतलब 25 लाख रुपए है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी पूरी इनकम 50 लाख है तो आप सिर्फ 25 लाख रुपए पे टैक्स देंगे, जितना भी उसका टैक्स बनेगा। अनदर एग्जांपल, फर्ज करिए कि आपकी प्रोफेशनल या फ्रीलांसिंग इनकम 15 लाख रुपए है, तो सरकार ये बोलती है कि हम अज्यूम कर सकते हैं आपको कोई इसमें सीए इन्वॉल्व नहीं करना है, किसी को कोई इन्वॉल्व या किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 50% मतलब 7.5 लाख रुपए आपका खर्चा था। चाहे वो था या नहीं था जरूरी नहीं है, आप मान के चल सकते हैं कि 50% आपका खर्चा था, तो आप 7.5 लाख रुपए पे इनकम टैक्स बेयर करेंगे। उस 7.5 लाख रुपए पे जो भी आपके एग्जेम्पशंस हो सकते हैं, जहां भी आप अपने टैक्स डिडक्शंस लगा सकते हैं वो लगाइए, या नए टैक्स रिजीम के तहत लोअर टैक्स रेट्स अप्लाई करिए, जो है वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप उन 7.5 लाख रुपए पे ही टैक्स देंगे। दिस इज ब्रिलियंट बिकॉज इसमें आपको किसी सीए की जरूरत नहीं है, इसमें आपको कोई भी बुक ऑफ अकाउंटिंग या रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करना पड़ेगा, कहीं कोई ऑडिट नहीं करवाना है। इट इज अ ब्यूटीफुल वे विच आई पर्सनली यूज फॉर ऑलमोस्ट 10 years, जब मेरी सैलरी के साथ मेरी एक फ्रीलांसिंग इनकम भी थी। एंड दैट फ्रीलांसिंग इनकम कुड बी एनीथिंग, राइट? स्पीकिंग गिग्स हो गए, या कहीं आपने किसी के साथ कंसल्टिंग कर दिया, विच आर ऑल द थिंग्स दैट आई वाज डूइंग, एंड ऑल ऑफ दोज वर exempt, and exempt नहीं, all of those were under the section 44 जो ADA मैंने बताया, and 50% of that I used to assume as my expense. It could be possible कि आपका expense जो है वो 50% से ज्यादा है, because you're actually running something. It could be, for example, आप ड्रॉप शिपमेंट करते हैं, और अगर आप ड्रॉप शिपमेंट करते हैं, नहीं ड्रॉप शिपमेंट तो नहीं हो सकता क्योंकि वो फ्रीलांसिंग इनकम नहीं होगी, बट और आई एम नॉट टू श्योर एक्चुअली, अगर कोई सीए है तो मुझे बताइएगा कि ड्रॉप शिपमेंट बिजनेस फ्रीलांसिंग इनकम रिकॉग्नाइज हो सकती है या नहीं हो सकती है। आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, बट एनीवे लेट्स अज्यूम कि हो सकती है। तो ड्रॉप शिपमेंट कर रहे हैं, तो ड्रॉप शिपमेंट क्या है कि आपने 100 रुपए की कोई चीज अमेजोन पे खरीदी, बेची, और उसका कॉस्ट जो है वो 80 रुपीज है, एंड आप वो 20 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं। नाउ दैट इज हायर देन दैट 50%, तो आप सिर्फ 50% पे ही टैक्स क्यों दें? आपको सिर्फ 20% पे ही टैक्स देना चाहिए। सो इन दैट केस, इफ यू वांट टू क्लेम मोर देन 50% एक्सपेंस, या आपकी जो आपकी जो फ्रीलांस इनकम है वो साल की 50 लाख से ज्यादा है, इन दीज टू इवेंट्स आपको एक बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने ही पड़ेंगे, विच मीन्स हर एक चीज का खर्चा, हर एक चीज का बिल, हर एक चीज का रिकॉर्ड, you have to maintain it, and it has to be then audited by a CA. That is something which the government mandates, and I feel that that's a very fair ask कि अगर आपका खर्चा 50% से ज्यादा है, या आपका टोटल बिजनेस साइज 50 लाख से ज्यादा है हर साल, देन आपको प्लीज ये मेहनत करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज वी लेट यू बी, एंड हम अज्यूम करते हैं कि 50% आपकी इनकम है। देन आता है फाइनल कॉन्वर्सेशन ऑन टैक्स। टैक्स में 2-3 चीजें हैं। नंबर 1, TDS। जब कभी भी कोई क्लाइंट आपको पे करता है तो उसको एक चेक करना होता है, और वो चेक ये है कि क्या इस इंसान को मैं इस साल 30,000 से ज्यादा पेमेंट करूंगा या नहीं। तो फर्ज करिए आप मेरे साथ काम कर रहे हैं एंड आप मेरे साथ बिलिंग कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे आपकी बिलिंग एक फाइनेंशियल ईयर में मेरे लिए 30,000 से ज्यादा हो जाएगी,
I am mandated to deduct tax at source, which is called TDX. Tax deducted at source. Source क्या है? मैं हूं जो मैं पेमेंट कर रहा हूं. तो मैं जब आपको पेमेंट दूंगा तो मैं एक टैक्स डिडक्ट करके दूंगा. अब ये आपका कॉस्ट नहीं है. यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि TDS इज नॉट अ बैड थिंग. बहुत सारे क्लाइंट्स को ऐसा लगता है, बहुत सारे फ्रीलांसर्स को ऐसा लगता है, अरे यार TDS कट के आ रहा है. इट इज एक्चुअली योर मनी. तो जब साल के एंड में आप अपने टैक्स फाइल करेंगे तो आपका जो TDS ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुका है आपके पैन के अगेंस्ट, वो विल बी रिकॉग्नाइज एज योर टैक्स एंड आपको सिर्फ एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा इफ एट ऑल टू कॉम्पनसेट फॉर द एक्चुअल टैक्स. फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करिए कि आपने मुझे 10,000 की बिलिंग करी और मैंने 10% TDS विदहेल्ड कर लिया, विच मीन्स मैंने आपको 9,000 रुपए दिए. अब वो जो 1,000 रुपए हैं वो आपके नाम पे आपके पैन के अगेंस्ट सरकार के टैक्स डिपार्टमेंट में जमा हो चुके हैं. तो साल के एंड में अगर आपका टोटल टैक्स बनता है 1,000 रुपए, तो सरकार बोलेगी आपके वो 1,000 रुपए ऑलरेडी जमा है, आपको कुछ और देने की जरूरत नहीं है. एंड आई बी लाइक ऑसम. फर्ज करिए आपका टैक्स बनता है 800 रुपए, तो सरकार बोलेगी आप हमें 1,000 रुपए दे चुके हैं तो हम आपको 200 रुपए का रिफंड देंगे. अगर आपका टैक्स बनता है 1,200 रुपए, तो सरकार बोलेगी उस 12 में से 1,000 रुपए आप ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुके हैं तो हमें सिर्फ 200 रुपए और चाहिए. सो दैट इज एक्चुअली योर मनी. इट इज नॉट कमिंग टू यू बट इट इज गोइंग टुवर्ड्स द टैक्स यू हैव टू अल्टीमेटली पे. यूजुअली फ्रीलांसर की इनकम 10% TDS पे ऑपरेट होती है. सो आइदर इट इज 10%, बहुत कम केसेस में वो 2% हो सकती है अगर वो एक मार्केटिंग फीस होती है. दोज आर द टू स्लैब्स मोस्टली दैट आर कॉमन. ऑफ कोर्स 0% TDS इज ऑल्सो एप्लीकेबल अगर 30,000 से कम आपका टोटल बिलिंग है. सेकेंड, एडवांस टैक्स. एडवांस टैक्स बहुत जरूरी होता है जैसे जैसे आपकी फ्रीलांसर इनकम बढ़ती रहती है. अगर आपकी फ्रीलांसर इनकम बढ़ती है एंड आपका जो एक्चुअल टैक्स अगर हर क्वार्टर आपका जो टैक्स है, इनकम नहीं, टैक्स जो है वो 10,000 बन रहा है, तो यू आर मैंडेटेड टू पे एडवांस टैक्स. और अगर आप एडवांस टैक्स नहीं पे करते हैं तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको एक पेनल्टी चढ़ती है. ये पेनल्टी बहुत ज्यादा हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर मैंने अपनी कंपनी में एडवांस टैक्स नहीं भरे एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे एक्स्ट्रा 9 लाख रुपए देने पड़े एज एडवांस टैक्स पेनल्टी, विच इज फ्रैंकली क्रेजी, क्योंकि मुझे दैट इज माई फॉल्ट. मुझे ये प्लानिंग करनी चाहिए थी. एंड ऑफ कोर्स it is collective between me and my CA, but that is something that has to happen. So you have to be very aware कि अगर आपका टैक्स हर क्वार्टर 10,000 से ज्यादा बन रहा है तो आपको एडवांस टैक्स देना ही है. That's something that your CA can guide you on. Finally, कौन सा इनकम टैक्स फॉर्म भरते हैं? फ्रीलांसर्स फिल अप ITR 4. वो है जो आपको भरना पड़ेगा for you to present your freelancing income and then get taxed accordingly. We're living in a period जहां I hope हर एक व्यूअर इस वीडियो का किसी ना किसी रूप में एक फ्रीलांसर है. कोई ना कोई साइड गिग आपका चल रहा है एंड जो भी आप वो पैसे कमाते हैं, प्लीज डोंट अज्यूम कि वो फ्री का पैसा है. उस पर आपको बाकायदा टैक्स पे करना पड़ेगा. अच्छे से उसको रिकॉग्नाइज करिए, उससे डरिए मत. इट इज नॉट ओवरवेलमिंग, इंटिमिडेटिंग. बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं इसके लिए. दिस वीडियो इज जस्ट अ वेरी सिंपल स्टार्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अगर आपकी 50 लाख से कम इनकम है तो आप सिंपली सेक्शन 44 अप्लाई करके 50% अपना कॉस्ट अज्यूम करके बाकी के 50% पे टैक्स दीजिए और आगे बढ़िए. अगर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ करना चाहते हैं या आप एक्चुअली एक ऐसा बिजनेस चला रहे हैं जहां कॉस्ट 50% है या आपका टोटल बिजनेस साइज 50 लाख से ऊपर हो चुका है, देन यू विल हैव टू गेट सीरियस एंड मेक श्योर कि आप सही ढंग से एक बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने टैक्सेस पे करते हैं. टैक्स पे करने का तरीका सिंपल है. एज अ इंडिविजुअल यू हैव टू पे द सेम इंडिविजुअल टैक्स स्लैब्स जो आप अपने इनकम पे भी पे करते हैं, विच इज योर सैलरी. देयर इज नो डिफरेंस. द ओनली बिग डिफरेंस इज कि सैलरी पे आपका टैक्स सैलरी पे ही जाता है, लेकिन फ्रीलांस इनकम पे आपका जो टैक्स है वो आपके फ्रीलांस प्रॉफिट पे अप्लाई होता है, नॉट ऑन योर इनकम. आई होप दिस वाज यूजफुल. अंकुर बारिकू साइनिंग ऑफ. YouTube शॉर्ट्स के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं. नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू एंड होपफुली दो 60 सेकंड्स विल हेल्प यू जस्ट एज मच एज दीज लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस डू. सब्सक्राइब करिए. पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टू द बारिकू शॉर्ट्स चैनल.